हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल अपन ने इंडियन पॉलिटी का नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका आज लेक्चर सेकेंड है। कल अपन ने पूरा सिलेबस देख लिया था कि कैसे हमको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। तो आज अपना उसका पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपन दो फेस में देखेंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में अपन देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ रूल किया, और फेज़ 2 में देखेंगे अपन कैसे ब्रिटिश क्राउन ने अपने यहाँ रूल किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जब ब्रिटिश क्राउन ने धीरे धीरे यहाँ पे इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाए 1773 का, फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे एक्ट आए और 1853 तक पूरा पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। और 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1858 में जो एक्ट आएगा, उससे पूरा जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ कब आई थी। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ आई थी 600 AD में। 600 AD में जब ये आई थी तो इसका जो मोटिव था वो था ट्रेड करना। पर धीरे धीरे जब ये यहाँ पे सेटल हो गई तो इसका मोटिव ट्रेड से अपने यहाँ पे रूल करने का मन हुआ तो रूल करने लग गई। तो धीरे धीरे ये सब देखेंगे अपन। 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, उसके बाद यहाँ पे उनका और ट्रेड दीवानी राइट्स सब पे उनका कंट्रोल हो जाता है और वो पूरी तरह से यहाँ रूल करने स्टार्ट कर देते हैं। तो अपन अपना फेज़ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फेज़ फर्स्ट जो है अपना वो 1773 से लेके 1858 तक है अपना। तो इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहेगा, पर धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो धीरे धीरे कम करेगी और अपना पावर बढ़ाएगी। और एक मिड टाइम ऐसा आएगा जब पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म कर देगी और अपना खुद का पावर सेटअप कर लेगी। तो पहला देखते हैं अपन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहला काम हुआ था, गवर्नर ऑफ जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। मतलब जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई थी। और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया था कि इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद इसी एक्ट से अपना सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1774 में। और इसमें एक चीफ जस्टिस था और तीन जज थे। तो जिसका चीफ जस्टिस था उसका नाम था एलिजा इम्पे। उसके बाद इसी एक्ट में एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जो अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको लॉ बनाने में मदद करेगी। और इसी एक्ट से एक बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था COD। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी थी, पर ये अपने जो पूरे अफेयर्स है उनके बारे में ब्रिटिश क्राउन को जाके बताएगी। ठीक, और इसी एक्ट के साथ जो कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो कंपनी में काम करते थे सर्वेंट्स, वो इस एक्ट से बोल दिया था कि तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे और यहाँ से गिफ्ट नहीं लोगे किसी भी नेटिव से। ठीक, तो ये एक्ट जो पहला एक्ट था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर स्टार्ट किया था और कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। ठीक, अब अपन दूसरा एक्ट देखेंगे अपना। दूसरे एक्ट के पहले अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अपना जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। पर 1773 में जब एक्ट आएगा, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। पर जब 1773 में अपना जो एक्ट आएगा उससे अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। अब ये वॉरेन हेस्टिंग कब तक रहेगा, 1773 से लेके 1833 तक रहेगा। फिर 1833 में इसके पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया जाएगा और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये रहेगा अपना 1858 तक। और उसके बाद नई पोस्ट आएगी जिसका नाम है वॉइस रॉय, और फर्स्ट वॉइस रॉय बनेगा अपना लॉर्ड कैनिंग।
अब जो लॉर्ड कैनिंग है वो अपना वॉइस रॉय रहेगा, और उसके बाद अपना लास्ट वॉइस रॉय रहेगा अपना लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब तक रहेगा? जब तक अपना देश आज़ाद नहीं होता था। फिर इंडिपेंडेंट, जब अपन को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, जब अपना पहला गवर्नर जनरल बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। पर जो अपना इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल रहेगा वो रहेगा श्री राजगोपालाचारी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब अपन दूसरा एक्ट देखते हैं अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसमें क्या हुआ? सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट। सीओडी बॉडी तो पहले ही थी, एक बॉडी और बना दी गई बीओसी। अब ये बॉडी क्यों बनाई? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सीओडी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी है, तो ये अपन को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, इसलिए उन्होंने खुद की बॉडी इस्टेब्लिशमेंट करी, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, इसको कौन से? पहले तो पॉलिटिकल अफेयर्स दिए गए, और सीओडी जो थी उसके पास थे अपने कमर्शियल अफेयर्स। ठीक, और इसी एक्ट से अपनी एक सीक्रेट कमेटी इस्टेब्लिशमेंट करी गई, जिसमें 9 मेंबर्स की ये सीक्रेट कमेटी थी, जिसमें 6 मेंबर अपने बीओसी के थे और 3 मेंबर सीओडी के थे। देख रहे हो आप, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रोल बढ़ाते जा रही है। अब यहाँ पे 6 मेंबर्स उनके हैं, मतलब उनकी कंपनी, उनकी जो उनने बनाई है बीओसी एक बॉडी, उसके मेंबर्स है। अब इसके बाद देखते हैं अपन जो कलकत्ता था। कलकत्ता अपन जब पहले कलकत्ता क्या है, इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। तो इंडिया पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको अपनी टेरिटरी कहते थे। पर इस एक्ट के बाद इसको टेरिटरी नहीं बल्कि इसको पोजीशन कहना स्टार्ट कर दिया था उनने। ठीक, और अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस 4 to 3। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनी थी अपनी 1773 के एक्ट में, उसमें 4 मेंबर से 3 मेंबर कर दिए थे। ठीक, और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसको वीटो पावर मिल गया था। वीटो पावर क्या है अपन आगे देखेंगे, पर अभी इतना समझो कि इनको वीटो पावर मिल गया था। उसके बाद थ्रू दिस एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम सबऑर्डिनेट टू क्राउन। अब धीरे धीरे क्या है, सबऑर्डिनेट कर रही थी, तो इस एक्ट के थ्रू थोड़ा सबऑर्डिनेट आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के। अगला एक्ट अपन देखते हैं अपना चार्टर एक्ट 1793। अब इस एक्ट का पहला पॉइंट था कि 20 ईयर के लिए इनकी मोनोपोली और बढ़ा दी गई थी, मतलब अभी भी 20 ईयर के लिए वो यहाँ पे रूल कर सकते हैं, कोई उनको रोकेगा नहीं। अभी और कोई सी कंपनी यहाँ पे रूल नहीं करेगी, बस 20 ईयर के लिए इनको ही पूरी मोनोपोली है। उसके बाद जो इस एक्ट से उन्होंने एक बात और कही थी, जो उनकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उनकी बॉडी थी, उसकी सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपीज़ ब्रिटिश क्राउन को भी देना पड़ेगा एनुअली। और इसके बाद इससे क्या किया गया, इस एक्ट से अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम मोर पावरफुल। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको मोर पावरफुल बना दिया। अब वो डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है, मतलब जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो डिसीजन देगी उसको भी ओवरराइड कर सकता है वो। ठीक, इस एक्ट से इतना ही। अब अपन देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 है ना। इस एक्ट में सबसे पहले जो ये एक्ट है चार्टर एक्ट 1813, इसमें मोनोपोली को कम किया गया, मतलब सिर्फ टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी गई। मतलब कंप्लीट नहीं बोलेंगे अपन, टी और ट्रेड को छोड़कर सब जगह से मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब ये क्यों करी गई? क्योंकि नेपोलियन का जो एक्सपांशन हुआ, वहाँ पे जो ब्रिटिश की जो और कंपनियां थी उनको वहाँ पे ट्रेड करने से मना कर दिया गया, तो वो कहाँ इधर आएगी इंडिया तरफ, इसलिए यहाँ पे इसका मोनोपोली ख़त्म किया गया। और इसी एक्ट से ना 1 लाख रुपीज़ टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला गया कि तुम 1 लाख रुपए किसको दोगे? एजुकेशन के लिए इंडिया में दोगे, और कुछ फाइनेंशियल ग्रांट दोगे किसके लिए? इंडियन लिटरेचर और प्रमोट साइंस। ठीक, और इससे 20 ईयर के लिए और यहाँ पे तुम रूल कर सकते हो, ये बात भी बोली गई। ठीक, और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ किया गया ताकि उनका रिलीजियस यहाँ पे एक्सपांड कर सके वो। ठीक, अब उसके बाद अपन अगला एक्ट देखेंगे अपना चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या करा गया,
20 ईयर्स के लिए और यहाँ पर रूल एक्सटेंड किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, पर मोनोपोली जो थी उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया। जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे दूसरी कंपनी भी आ सकती है और ट्रेड कर सकती है। और इसका जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट ला दी गई, किससे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और ये कौन था, फर्स्ट विलियम बेंतिक। ठीक, और इसी एक्ट से लॉ कमीशन सेटअप किया गया और उसका फर्स्ट चेयरमैन बना लॉ कमीशन का लॉर्ड मैकुले। ठीक, ये क्यों बनाई गई, क्या, ताकि यहाँ के कोडिफाई इंडियाज लॉज। ठीक, और इसी एक्ट से पहली बार यहाँ पे ओपन कंपटीशन स्टार्ट करने का सोचा, पर जो सीओडी के जो मेंबर्स थे उनने इसको मना कर दिया और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पर अपन आगे जाके देखेंगे, इसके बाद जो एक्ट आएगा उसमें ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ओपन कंपटीशन के तहत रिक्रूटमेंट होने लग जाएगा। और ये जो एक्ट था, इससे पहले जो एक्ट बनते थे उनको अपन लॉ बोलते थे, अब जो एक्ट आएंगे उनको अपन है ना एक्ट बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनका और पावर, लेजिस्लेटिव पावर उनसे ले लिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको पूरा पावर दे दिया गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर बहुत ब्रिटिश इंडिया को मिल गया अब। ठीक, उसके बाद अपन देखेंगे अपना चार्टर एक्ट 1853। अब ये जो एक्ट है यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं बोला गया कि तुम्हें 20 ईयर के लिए और अपन तुम्हारा रूल यहाँ पे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ अब जो आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, उसके बाद जो 1858 का जो रिवोल्ट एक्ट आएगा उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है अपना पूरी तरीके से अपने अंदर पावर ले लेगा। तो इसका पहला पॉइंट है कि यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि 1853 के एक्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट होंगे अपने ओपन कंपटीशन से, तो ये हुआ। और इस एक्ट से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। ठीक, तो इसको अपन मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया में कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर सेपरेट हुए थे। और ये मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया कि अब कितने ईयर के लिए, और कभी भी मतलब हटा सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन। थैंक यू।